चलिए, जो लोग भी जुड़े हैं शेयर कर दीजिए। जो ग्रुप में थोड़ा सा पहले ही बोलते हैं हम कि थोड़ा सा टेक्निकली दिक्कत आती है। 2 बार से सोमवार को आ जा रहा है, तो ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ग्रुप में शेयर करेंगे, स्टेटस लगा देंगे। टेलीग्राम पे भी शेयर कर दीजिए। हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि कौन कौन से अभी चीज को हमने देखा, थोड़ा सा हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, 1813 का चार्टर अधिनियम हम रिपीट किए थे। 1813 के चार्टर अधिनियम में हमने क्या बोला कि व्यापार पर से एक अधिकार को समाप्त किया गया। चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार के अधिकार को बरकरार रखा गया और 20 सालों के अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया। दूसरा चीज कि ईसाई शिक्षा पे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। गुड इवनिंग। एक स्टेटस लगाएंगे और शेयर करेंगे। गुड इवनिंग, स्टेटस लगाएंगे और शेयर करेंगे। आप लोग आवाज आ रही है ना क्लियर? तो 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की बात की गई। दूसरा व्यापार पर से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक अधिकार की हमने बात किया, लेकिन चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार पर एक अधिकार को बरकरार रखा गया। अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो 20 वर्ष बढ़ा तो क्या हुआ? 1833। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया? सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह से क्या हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत व्यापार पर से पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः एकाधिकार को। और यह कहा गया कि जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव जो हो रहे थे तो उसको भी समाप्त करने की बात की गई। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो इसको मानने से मना कर दिया, जिसके कारण से इसका प्रावधान नहीं हो सका। विधि आयोग का गठन किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में कौन रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो थोड़ा सा लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में याद रखेगा। थोड़ा सा लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में भी हम लोग सुन लेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो शासनकाल जो रहा, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो शासनकाल रहा 1828 से 1835 रहा। तो अब 1828 से 1835 रहा। पीछे वाले में भी हमको कॉर्नवालिस बताना है और भी जो गवर्नर जनरल होंगे उसको तो हम करते चलेंगे, लेकिन जो चार्टर एक्ट के तहत जो जो गवर्नर जनरल आएंगे उनको पहले हम लोग देखेंगे। तो यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में देख लीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका शासनकाल 1828 से 1835 याद रखेगा। 1829 ईस्वी में 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। याद रखेगा, सती प्रथा का अंत। राजा राम मोहन राय का भी इसमें योगदान रहा। याद रखेगा, राजा राम मोहन राय का भी योगदान रहा। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। जब अपनों पे आती है तब लोगों को तब समझ में आता है कि क्या मुसीबत होती है। ऐसे समझ में नहीं आता है। याद रखेगा, जब अपनों पे आती है तब आता है समझ में कि हम मतलब हमें चेंज करने की जरूरत है। जैसे समाज में देख लीजिए, राजा राम मोहन राय इतने बड़े समाजवादी थे। ठीक है, ठीक है, इन्होंने समाज के लिए बदलाव किया, आधुनिक भारत का पूर्ण जागरण का अग्रदूत कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, याद रखेंगे कि
जब इनके घर में दिक्कत आई, याद रखेगा, जब इनके घर में दिक्कत आई तब जाकर क्या हुआ, तब इन्होंने सुधार के लिए काम किए, याद रखेगा, तब जाके इन्होंने सुधार के लिए काम किया। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, सती प्रथा के लिए आवाज कब उठाई, जब इन्होंने, याद रखेगा, जब इन्होंने सती प्रथा के लिए आवाज कब उठाई, जब इन्होंने अपने घर में इस समस्या का सामना किया, तब उन्होंने सती प्रथा का, ठीक है, तब उन्होंने सती प्रथा के लिए आवाज उठाई। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय का योगदान है, लेकिन हम क्या बोले, समाज में तभी बदलाव आता है जब आपको दिक्कत आती है। याद रखिएगा, हम क्यों बार बार बोलते हैं कि हम शिक्षा के लिए पूरी तरह से आपको समर्पित हैं, जो समय पे मुझे नहीं मिला हम चाहते हैं वो आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हो, इसीलिए इतना मेहनत करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो इनको भी ऐसा ही लगा, समाज सुधारक तो थे लेकिन इनके घर में ही इनके साथ इनको समस्या का सामना करना पड़ा। जब इनके घर में कोई सुनते हैं कि सती की स्थिति में आ गई थी, तब इन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया, इस चीज को याद रखिएगा। तो 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में ही, और जिसमें राजा राम मोहन राय का भी योगदान था। दूसरा चीज, 1830 में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया, ठगी प्रथा का अंत किया गया, याद रखेगा, दास प्रथा नहीं, दास प्रथा लॉर्ड एलेनबरो, लोग कंफ्यूज करते हैं। तो ठगी प्रथा का अंत जो किया गया वो कैप्टन स्लीमन के सहयोग से, याद रखेगा, कैप्टन स्लीमन के सहयोग से, यानी स्लीमन का कैप्टन स्लीमन का योगदान काफी महत्वपूर्ण था। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। तो ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कैप्टन स्लीमन का। और यही क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा और यहीं पे ऑप्शन रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार फिर से शेयर कर दीजिए आप लोग। संख्या नहीं जुटती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे उतना ही दिल से हम पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को भी करना पड़ेगा कोशिश कि आज ये 50 है, कल के डेट में कम से कम 50 होना चाहिए। हम 500 की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम 50 की संख्या होनी चाहिए। तो ठगी प्रथा का अंत कैप्टन स्लीवन के सहयोग से किया गया, याद रखेगा। तो एक कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से 1835, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया, जिसमें राजा राम मोहन राय का भी भरपूर योगदान था। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया जाता है कैप्टन स्लीमन के सहयोग से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखेगा, अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखेगा, गवर्नर जनरल। यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट आया वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही 1833 का चार्टर अधिनियम लाया गया। आगे लिखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही मैकाले शिक्षा नीति को लागू किया गया था। यानी मैकाले शिक्षा नीति लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही मैकाले शिक्षा नीति लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही, और विधि आयोग का गठन, आज जो हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा उस समय भी विधि आयोग था, तो विधि आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन जो किया गया, याद रखिएगा, विधि आयोग का गठन लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही किया गया था। विधि आयोग का गठन लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही किया गया था। आगे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में,
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही विधि आयोग का गठन किया गया था। तो ये रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल के बारे में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का उन्मूलन और ठगी प्रथा का अंत, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा 1833 का चार्टर अधिनियम। अब इसमें आप कह सकते हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लाया गया था, तो उसमें क्या प्रावधान किए गए? तो व्यापार पर से पूर्णतः एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो जो यानी आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं, यानी जो भेदभाव की जो स्थिति थी उसको आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इस चीज का देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक और 1833 का चार्टर अधिनियम। अब हम बात करेंगे 1853 का अधिनियम। सुनेंगे 1853 का जो अधिनियम था उसमें नामजदगी के सिद्धांत को ये किया गया, याद रखेगा, जो नामजदगी का जो सिद्धांत था उसको समाप्त करके कंपनी में क्या किया गया कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरने की बात की गई। स्वाभाविक है, जिसमें योग्यता होगी वही आगे आएगा ना, अगर योग्यता नहीं होगी तो कैसे, सोचने वाली बात है। तो योग्यता को इन लोगों ने आधार बनाया। तो 1853 पहले लिख लीजिए और फिर हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी। हम पहले ही बोले कनेक्ट करके पढ़ेंगे। 1853 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम लिखेंगे। 1853 के अधिनियम के तहत सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके प्रतियोगिता परीक्षा को माध्यम बनाया गया, यानी प्रतियोगी परीक्षा को माध्यम बनाया गया। अब आपसे यहां पे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा कि 1853 का जो अधिनियम लाया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल हो गया था, याद रखिएगा, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन? तो इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड डलहौजी। यानी 1853 के अधिनियम में, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनेंगे, 1853 के अधिनियम में सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत को समाप्त करके, सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत जो 1853 का जो अधिनियम जो था, बाबू ध्यान से मेरी बात को सुनिए, 1853 के का अधिनियम जो था इसमें जो सेवाएं जो थी, यानी सेवाओं में नामजदगी, याद रखेगा, नामजदगी जो वंशावली की बात होती है, परिवारवाद की बात होती है, तो नामजदगी के सिद्धांत को, नामजदगी के सिद्धांत को याद रखेगा, सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा को माध्यम बनाया गया, याद रखेगा, प्रतियोगी परीक्षा को माध्यम बनाया गया। यानी अब जो भर्ती होगी, माध्यम बनाया गया, वो वंश के आधार पे नहीं होगी, और इसका प्रारूप यहीं पे तैयार हो चुका था, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 यही कहता है। तो यहीं पे इसका प्रारूप तैयार हो गया, और 20 साल बाद यहाँ पे इसको देखा गया कि जो पद जो भरे जाते थे वंश के आधार पे, नामजदगी के आधार पे, उसको समाप्त करके प्रतियोगी परीक्षा को माध्यम बनाया गया, याद रखिएगा। अब कह सकते हैं कि इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन, याद रखिएगा। तो भारत का इस समय जो गवर्नर जनरल, याद रखेंगे, भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का इस समय का जो गवर्नर जनरल जो था ये था लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय नीति और विजय नीति के लिए भी याद किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पहले देखेंगे लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856, याद रखिएगा, 1848 से 1856, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए भी जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, याद रखिएगा,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है, विलय नीति के लिए जाने जाते हैं और विजय नीति के लिए भी जाना जाता है। विलय नीति और विजय नीति के लिए जाना जाता है। इसका कहना था कि या तो आप हम में विलय हो जाइए, ठीक है, या तो फिर हम उस पर विजय करेंगे और नहीं तो फिर लास्ट में हड़प लेंगे। सोचने वाली बात है। या तो पहले या तो अपने मन से विलय हो जाइए, या फिर हम नहीं तो हम विजय प्राप्त करेंगे और नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर हम उसको हड़प लेंगे। तो यहां पे याद रखिएगा कि भारत का जो गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डलहौजी, इसका शासनकाल 1848 से 1856। अब देखेंगे इसके शासनकाल में ही, डलहौजी के शासनकाल में ही याद रखिएगा 1853 का अधिनियम लाया गया। 1853 का अधिनियम कैसे लाया गया इसके शासनकाल में, क्योंकि 1848 से 1856 यही तो कनेक्टिविटी बहुत प्लस पॉइंट होती है स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी जिम्मेदारी आपको कैसे पढ़ाना है, बस केवल आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। सबको मालूम है कि कितने वर्क करके हम खुद अपने आप को भी रखते हैं। अब देखेंगे, अब देखिए इसमें और क्या आपसे पूछा जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि डलहौजी के समय ऐसा था कि इसने हड़प नीति, ये तो हम आपसे पहले ही बोले, जैसे आप देख लीजिए इसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर सबको हड़प लिया और अंतिम जो हड़पने वाला जो था राज्य, उसका नाम था अवध। अवध, तो अवध को कुशासन के आधार पर, अवध को कुशासन के आधार पर, अवध को कुशासन के आधार पर, ठीक है, आधार पर हड़प लिया गया, हड़प लिया गया। अब आपसे पूछेगा कि जब डलहौजी ने कुशासन के आधार पे अवध को हड़पा, उस समय अवध का शासक कौन, तो उस समय अवध का शासक वाजिद अली शाह। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस समय अवध का शासक जो था, याद रखिएगा, इस समय अवध का शासक, अवध का शासक जो था ये था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। यानी जब अवध पे कुशासन के, अवध को कुशासन के आधार पे डलहौजी ने हड़पा, उस समय अवध का शासक वाजिद अली शाह था। उस समय अवध का शासक वाजिद अली शाह था। हड़प बहुत ऐसे ऐसे राज्य थे जैसे सतारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इन सबको भी उसने हड़प लिया। लेकिन अवध की जब बारी आई तो उसने उस पर कुशासन का आरोप लगाया और फिर उसको अपने राज्य में मिला लिया। ये कहीं ना कहीं बेलेजली का जो सहायक जो संधि जो था, उसी का एक बहुत बड़ा प्रारूप था, याद रखेगा। जब फिर गवर्नर जनरल पढ़ाएंगे तो उस समय भी पूरा, ये तो अभी हम बीच बीच में ये करके चल रहे हैं कि ताकि आपको एक्ट में समझ में आ जाए, ठीक है, कि किस गवर्नर जनरल के समय कौन से एक्ट लाए गए। अब देखिए, अब इसने क्या किया कि कलकत्ता की राजधानी जो थी ग्रीष्मकालीन, वो शिमला बना दिया। इसका कारण क्या, कलकत्ता में बहुत गर्मी पड़ रही थी और इसके जो सेना जो थे, सैनिक जो थे, वो छोड़ छोड़ के जा रहे थे, जिसके कारण से इसने कलकत्ता से शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो डलहौजी के समय ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी वो शिमला थी। दूसरा चीज, परिवार से लोग दूर थे, परिवार की याद आती थी तो ये लोग नौकरी छोड़ के जाते थे। इसलिए इसने क्या किया कि 1852 ईस्वी में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 1852 ईस्वी में 1852 में 2 पैसे में डाक टिकट इसने जारी किया ताकि परिवार से कम्युनिकेशन बना रहे। सोचिए कितना ही लोग दिमाग लगाते थे, परिवार से कम्युनिकेशन बना रहे, लोग नौकरी छोड़कर नहीं जाए। इसीलिए डलहौजी ने 2 पैसे में डाक टिकट जारी किया। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अपने कर्मचारियों और सेनाओं को सुविधा देते हुए कलकत्ता से राजधानी शिमला को बनाया। कौन सी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, गर्मी के दिनों की राजधानी। तो इसीलिए कहा जाता है कि डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। 1852 ईस्वी में इसने, 1852 ईस्वी में इसने, ध्यान रखिएगा, 2 पैसे में डाक टिकट जारी किए। क्यों किए, अभी हम बताए कि जो सेना जो थे वो नौकरी छोड़ के जा रहे थे,
तो अपने परिवार से ये लोग परिवार से दूर रहकर भी काम करें, उनके साथ कम्युनिकेशन स्थापित रहे, कम्युनिकेट उनके साथ रहें। ठीक है, इसके लिए इन्होंने डाक टिकट को इसने जारी किया। इसके बाद गांव, भारतीय गांव में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए, यानी जो कच्चे माल से जो वस्तुएं बनी थी उसको तो भाई गांव गांव पहुंचाना ही था। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, याद रखेगा, रेलवे का परिचालन किया इन्होंने किया, या इसके शासनकाल में हुआ। यानी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार रेलवे का जो परिचालन जो किया गया, वो इसलिए किया गया कि जो लोग, ठीक है, आराम से, देखिए गांवों तक पहुंच जाएगा तो इनकी वस्तुएं जब पहुंचेगी तो भारत की वस्तुएं अपने आप समाप्त हो जाएगी आसानी से। तो ये लोग देखिए कैसे शासन करते थे। इसके बाद इसने भी शिक्षा में सुधार हेतु एक आयोग का गठन किया गया जिसको बोला गया वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच जो था, याद रखिएगा, वुड डिस्पैच। तो अब इसने देखिए क्या क्या किया, ये वाला हम इरेज कर दे रहे हैं, ये वाला इरेज कर दिए, अब समझा दिए हैं आपको। अब एक बार इसको देख लीजिए, एक बार देख लेंगे, ध्यान रखेंगे। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। मेरे साथ प्लस पॉइंट यही है, आपको रिवीजन आराम से मिलेगा। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। हम थकते नहीं हैं, लेक्चर भी देंगे, बोर्ड पे भी जहां तक होगा लिखेंगे। उसके बाद 1852 ईस्वी में 2 पैसे में डाक टिकट, 2 पैसे में डाक टिकट, ठीक है, डाक टिकट। आप लोग बस केवल सपोर्ट कीजिए, बस कुछ नहीं करना है, शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए, वही मेरे लिए सब कुछ है। 1852 ईस्वी में 2 पैसे में डाक टिकट। एक बच्चे कम से कम अपने 5 स्टूडेंट अपने दोस्त को भेजेगा कि कम से कम तुम देखो, कम से कम आप एक बार देखिए। तो अगर 8 भी जुड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। ये काम आप लोग की है, मेरी नहीं है बार बार बोलना। 1852 में 2 पैसे में डाक टिकट इसने जारी किया। 1853 में रेलवे का परिचालन, पहली बार रेलवे का परिचालन, पहली बार रेलवे का परिचालन, याद रखेगा, पहली बार रेलवे का परिचालन। और 1854 में शिक्षा के लिए, याद रखेगा, शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वुड डिस्पैच आयोग का गठन किया गया। तो ये रहा क्या, लॉर्ड डलहौजी के बारे में आयोग का गठन किया गया। ये इस चीज को याद रखिएगा। तो ये किसके शासनकाल में हुआ, ये सारे के सारे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 का अधिनियम लाया गया। एक और अधिनियम पढ़ाएंगे 1858, और फिर हम लोग लॉर्ड कैनिंग पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ेंगे, फिर आज विराम देंगे। तो 15 मिनट मैक्सिमम, इस चीज को याद रखिएगा। तो हेडिंग बनाएंगे भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। देखेंगे अब इसमें सीधे क्राउन के हाथों में चला गया, याद रखेगा, जो चीज यहां जो होता था, और नाम भी बदल दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। यानी 1858 में जो था, क्योंकि 57 में युद्ध हो चुकी थी और युद्ध में अंग्रेजों की भी कमी सामने आई थी, और इन लोगों ने क्या किया मालूम है ही, कि फूट डालो और शासन करो की नीति। और हमारे यहाँ भी क्या था, सभी यहाँ भी वही चीज हुआ जो काम राजा राम मोहन राय किए, वहां भी यही चीज, यहाँ भी यही चीज देखने को मिला। जब अपनों पे आई तब इन लोगों ने आंदोलन में सक्रिय हुए, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ नेतृत्व का अभाव था। ठीक है, नेतृत्व का अभाव था, सभी लोग एक होकर लड़े ही नहीं, एकजुट नहीं हुए। जैसे हमारे यहाँ क्या है, आज भी हम लोग जाति के आधार पर बहुत ज्यादा काम करते हैं। जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे, विकास की नई गाथा लिखी जा सकती है। हम बार बार इसीलिए बोलते हैं कि खुद के पीछे भागिए, एक नया अध्याय हम लोग लिख सकते हैं, और उसका एक ही माध्यम है शिक्षा।
यहां भी ब्रिटिशों को देख लीजिए कि इन लोगों ने एक होने ही नहीं दिया और सभी लोग चाह रहे थे कि हम ही नेतृत्व करें। सोचने वाली बात है। नहीं तो उसी समय भारत से ये लोग जा सकते थे। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध आप देख लीजिए, आपसी तनाव देखने को मिला। 1857 में भी तो क्या हुआ, अपने अपने क्षेत्र से सभी लोग रहे। अगर यही लोग सभी लोग एक होकर युद्ध किए रहते तो ये स्थिति आती ही नहीं। और इनका एक ही लक्ष्य था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। तो 1858 के अधिनियम में इन लोगों ने एक कुछ बदलाव किया। कारण क्या था कि अंग्रेजों की भी कमी सामने देखने को मिल चुकी थी। तो इस कारण से 1858 का अधिनियम लाया गया। तो हेडिंग बनाएंगे भारत शासन अधिनियम 1858। और इसमें सबसे पहले क्या किया गया भारत शासन अधिनियम 1858 में, याद रखेगा, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858, याद रखेगा 1858। अब इसमें क्या किया गया, सबसे पहले देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, मेरा पहला वीडियो में हम बता चुके थे कि कब कब कैसे कैसे नाम बदला है, बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, कर दिया गया। 1857 का युद्ध हो चुका था। 1856 से 1862 लॉर्ड कैनिन भारत आ चुका था, याद रखेगा, लॉर्ड कैनिन 1856 से 1862 लॉर्ड कैनिन। तो लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में ही 1857 का युद्ध होता है और 1858 का अधिनियम आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया, भारत का वायसराय। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखेगा, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, याद रखेंगे, प्रथम वायसराय। इसका वीडियो पहले वाले में आप लोग देख लीजिएगा। ये लॉर्ड केनिन, लॉर्ड केनिन कहिएगा सर कैसे लॉर्ड केनिन, तो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। लॉर्ड केनिन का शासनकाल 1856 से 1862, 1858 का अधिनियम आता है। तो 56 और 62 के बीच में ही 58 है, याद रखेगा। इस प्रकार लॉर्ड कैनिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बनता है, याद रखेगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिन बनता है। लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह होता है। लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में ही भारत शासन अधिनियम लाए जाते हैं 1858। अब देखेंगे इसमें सीधे क्राउन की बात की जाती है, यानी क्राउन के हाथों में अब क्या होगा, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, याद रखेंगे, ये लाइन लिख लीजिएगा। 1858 के अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और वायसराय का नया पद सृजित किया गया जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि बना। वायसराय का नया पद सृजित किया गया जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि बना। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट रहा, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया।
मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो मेरी बात को एक बार फिर से सुनेंगे। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को समाप्त करके भारत का वायसराय बना दिया गया। तो इस तरह से लॉर्ड केनिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय बना। इसके बाद वायसराय को सीधे क्राउन का प्रतिनिधि मान लिया गया। उसके अतिरिक्त मुगल सम्राट का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। ये सब किसके शासनकाल में हो रहा है? तो ये सब लॉर्ड केनिन के शासनकाल में हो रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। तो एक बार फिर से आप लोग मेरी बात को सुन लीजिए। हमने अभी तक जो पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 1793 हम छोड़ दिए जानबूझ के, फिर उसको कभी देख लिया जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का अधिनियम और 1858 का भारत शासन अधिनियम। याद रखिएगा। इसके बीच में हमने दो तीन लग रहा है, 2 या 3 गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में भी बात की है। जैसे अभी देखिए, अभी लॉर्ड केनिन के बारे में बात करना बाकी है। जैसे हमने आपको बताया था वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स के बाद हमने अभी आपको आज दिखाया आपको ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, और उसके बाद अभी हम देखेंगे लॉर्ड केनिन, और फिर एक पीछे से हम बता देंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। बस उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग वायसराय की ओर भी आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे लॉर्ड केनिन के शासन काल में सबसे पहले अभी तो बता दिए 1857 का विद्रोह हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, याद रखिएगा, रीमैरेज एक्ट, रीमैरेज एक्ट जो लाया गया, याद रखिएगा, यानी विधवा पुनर्विवाह जो लाया गया, ये 1856 के एक्ट के तहत लॉर्ड केनिन के शासन काल में ही लाया गया। उसी तरह इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी योगदान दिया। याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान था। जिस तरह से सती प्रथा में राजा राम मोहन राय का योगदान था, उसी तरह विधवा पुनर्विवाह में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे देखेंगे 1859 ईस्वी में पहली बार बजट पेश किया गया विल्सन के द्वारा। पहली बार बजट, याद रखिएगा, पहली बार जो बजट की जो बात की गई उसमें नाम है विल्सन। ये भी लॉर्ड केनिन के शासन काल में ही हुआ। उसके बाद कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड केनिन के शासन काल में ही हुआ। कलकत्ता, मद्रास और बंबई, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में जो हाई कोर्ट जो बना वो लॉर्ड केनिन के शासन काल में ही बना। और आईपीसी, इंडियन पेनल कोड जो बोलते हैं, ये भी लॉर्ड केनिन के शासन काल में ही लाया गया था। तो ये हम लोगों ने दोनों तरीकों से हम देखते हुए आ रहे हैं, अधिनियम भी और वायसराय और गवर्नर जनरल भी। एक हम आपको अभी हम बताए थे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बताएंगे, तो सुनिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको ध्यान देंगे। यहां तक हमको नहीं लग रहा है कि किसी को दिक्कत हुआ होगा। दिक्कत होगा फिर से हम उस टॉपिक को ले लेंगे जहां पे आप लोग को कंफ्यूजन है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, क्योंकि गवर्नर जनरल हम पहले ही बोले हैं कि उसको करते हुए चलेंगे, तो 1884 का तो पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग पढ़े, लेकिन वहां उसके बाद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो वो छूट गया था। याद रखेगा। तो सुनेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी शर्तों पर भारत आया। याद रखेगा। और इसका शासनकाल 1786 से 1793। नागरिक सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है। नागरिक सेवा का जनक अगर हम लोग बोलेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही बोलेंगे। साथ ही याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त की जो बात होती है, ऐसे अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में जो लाया गया था, याद रखिएगा,
कहीं कहीं जॉन सोर भी देता है। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में जो लाया गया, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही लाया गया। एक चीज और इसमें प्रावधान जो किए गए उसको लिख लीजिएगा। इसके शासनकाल में एक प्रावधान किया गया था, लिख लेंगे। जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90%, तो भू राजस्वों का याद रखेगा, भू राजस्वों का 90%, यानी भाग में अगर हम लोग देखेंगे तो 10/11 भाग, 10/11 भाग किसको, कंपनी को देना पड़ता था। यानी कंपनी कितना 90% लेगी कंपनी को, तथा याद रखेगा, तथा 10% भाग, 10% यानी 10% कहने का मतलब क्या हुआ, 1/11 भाग अपने पास लेना पड़ता था। 1/11 भाग अपने पास रखना पड़ता था, अपने पास। अब यहां तो दिक्कत आई ना, सोचिए अगर हम कमाएंगे और 90 रुपया किसी और को देंगे और 10 रुपया अपने पास, तो वो तो आज नहीं तो कल तो ब्लास्ट तो करेगा ही। और वही कारण था कि आने वाले समय में कई कृषक आंदोलन शुरू हो चुके थे। ठीक है, कृषक आंदोलन जब हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री तो उसमें भी हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसने भ्रमण करने वाली अदालत, भ्रमण करने वाली 4 अदालतें, भ्रमण करने वाली 4 अदालतें, 4 अदालतें शुरू की, 4 अदालतें, जिनमें याद रखेगा 3 बंगाल, 3 कहां, बंगाल, 3 बंगाल में, 3 बंगाल में और 1 बिहार में इसने शुरू किया, 1 बिहार में इसने शुरू किया। अस्थाई बंदोबस्त के लिए सर जॉन सॉर को तो याद किया ही जाता है, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त के लिए बेसिकली हम लोग कॉर्नवालिस को जानते हैं। कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1793, नागरिक सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है। कॉर्नवालिस कोड याद रखेगा, पृथक्करण का सिद्धांत के रूप में इसने काम करना शुरू किया। पृथक्करण का सिद्धांत यानी अलग तरीकों से उनसे अलग कर दो, ठीक है, इस चीज को याद रखेगा। तो कॉर्नवालिस कोड के रूप में भी इसको याद किया जाता है। एक क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है कॉर्नवालिस से, जो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 1805 में इसको दोबारा, 1805 में दोबारा इसको याद रखेगा, दोबारा भारत बुलाया जाता है, याद रखेगा दोबारा भारत में ये आता है। लेकिन ये लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाता है और 5 अक्टूबर 1805 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर गाजीपुर में इसका कब्र बना दिया जाता है, याद रखेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस गवर्नर जनरल का कब्र भारत में है, तो ये है कॉर्नवालिस। या कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है, नोट कर लीजिएगा और आप लोग देख लीजिएगा, किसी एग्जाम में होगा तो यहां से निकाल के शॉर्ट कर दीजिए कि अरे सर ने ऐसे ही बताया था। हम पहले ही बता रहे हैं कि हम बहुत ही, ये हम नहीं सोचते हैं कि हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं, कि हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हम जैसे क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह आपके सामने हम YouTube पर भी पढ़ा रहे हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है, तो कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर में स्थित है, याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने देखा कॉर्नवालिस के बारे में। तो चलिए आज हम लोगों ने 1858 के अधिनियम तक देखा। अब 1858 के अधिनियम से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम पहले ही बोल चुके हैं कि जैसे ही 1858 ये पूरा 1947 का अधिनियम खत्म होगा, ठीक है, हम लोग पूरे संविधान की पृष्ठभूमि पे बात करेंगे। तो कहिए कि सर गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल के लिए अलग से फिर हम पढ़ाएंगे वो हिस्ट्री में। अभी तक जहां जहां गवर्नर जनरल की चर्चा आएगी वहां वहां हम लोग गवर्नर जनरल को पढ़ते हुए चलेंगे, अन्यथा उसको बीच में स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो उसके बाद हम लोग संविधान में पूरी तरह से इन करेंगे और संविधान की पृष्ठभूमि को पढ़ते हुए
हर एक टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ही फिर हम लोग दूसरे टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट में आएंगे। तो आप लोग अगर चाहिएगा तो यूट्यूब पे, ठीक है, हम पूरी तरह से हर क्लास आपको फ्री में देंगे। बस केवल आपको करना है कि इसको मैक्सिमम आप इसको शेयर कीजिए, चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए, ताकि एक हम आप लोग को और भी जो तरीके हम रखे हुए हैं पीडीएफ के माध्यम से, बेस्ट तरीकों से, और भी अलग अलग तरीकों से हम आपके सामने उसको लेकर आए। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि अगली बार और भी संख्या बढ़ेगी। तो आज हम आपसे अनुमति ले रहे हैं। फिर हम लोग शनिवार को शाम 6:30 बजे मिलेंगे। इसके बीच में जो भी वीडियो जाता है उसको जरूर देखिएगा। कॉपी में आप लोग जरूर लिखेंगे, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, कॉपी में आप लोग जरूर लिखेंगे, लिखते नहीं हैं जिसके कारण से बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो फिर एक बार बोलेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे, तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, रिजल्ट होना तय है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।